हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्साह। उत्साह का मतलब जोश से होता है। और अब हम अपनी कविता को रीड करते हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका नया चैप्टर उत्साह शुरू करने जा रहे हैं जो कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लेकिन आपके मन में अब सवाल बहुत आ रहे होंगे, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप मेरी बात सुन लो। जो हमने सूरदास के पढ़ाया है ना, जो पद पढ़ाए हैं, उनका भावार्थ मैंने लिखवा दिया है। अब आप जब क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो यदि कोई डाउट्स हो, यदि कोई प्रॉब्लम आए तो हम क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर उसको कंप्लीट कर लेना। मेरे कहने का तात्पर्य है वो जो डाउट होंगे उन डाउट को मेरे द्वारा क्लियर किया जाएगा, वो क्लियर हो जाएंगे। आगे दूसरी चीज आती है कि हमने वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्यों अभी के लिए नहीं पढ़ाया है, क्यों हमने स्किप किया हुआ। तो मैंने इसे मतलब इसको छोड़ा नहीं है। मैं कहना ये चाह रही हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं रही हूँ, मैं क्लास में डिस्कस करना चाहती हूँ। इससे क्या होगा कि हम और आप आमने सामने बैठ के इनकी, क्योंकि ये है एक संवाद, इसमें होते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जब हम आप क्लास में मिलेंगे ना तो वो सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सामने पढ़ाने के लाखों फायदे थे। इसको सोचते हुए हमने ये वाला पार्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो फिर अब आते हैं हम अपने पार्ट, नया पार्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं उत्साह पे। मेरा मानना है कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि क्या आगे क्या होने वाला है। कोई ऐसा नहीं हो रहा है जिससे कि आप डर गए हो, कोई नया कोई छूटने वाला नहीं है, बल्कि हम उस चैप्टर को, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को क्लास में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, जो कि मतलब हम पहले जैसे ही हमारी फर्स्ट मीटिंग होगी, हम लोग क्लास फर्स्ट में आएंगे तो मैं चाहूँगी कि तुम्हें पहले इसी को समझा दूँ, क्योंकि ये सबसे लेंदी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारे सिलेबस का। ये तो हुई सब बातें। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात में आता है कि हमें अब चैप्टर करना है स्टार्ट, शुरू करना है। अब बात उत्साह पे आती है तो हमने अभी आपको रीड हमारा हो चुका है, हमने आपने मिलके रीड किया है। जो चैप्टर आया है उत्साह, ये लिखा हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के माने हुए कवि। छायावाद इसमें क्या होता है कि मतलब जो परमपिता परमात्मा को प्रिय या प्रेयसी मान लिया जाता है, और जो मतलब जो कवि या कोई भी होते हैं वो अपने आप को या तो प्रिय उनकी प्रिय होती है या प्रेयसी होते हैं। जो जैसा होता है मेल या फीमेल, उस तरीके से उनको अपना रिश्ता बना लेता है। ये इनके जो 4 स्तंभ हैं उसमें से निराला जी एक हैं छायावाद के, समझ रहे हो। अब बात आती है, थोड़ा चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा इधर उधर का उनके बारे में जान लेना मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि नॉलेज का स्तर जितना भी बढ़ता जाए वो कभी बुरा नहीं होता। इसलिए आज हम उनके बारे में थोड़ा सा, उनके जीवन परिचय पे भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो बंगाल है माहिषा दल में हुआ था। ठीक है, माहिषा दल में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देखिए घर पर ही हुई है, और उन्होंने लगभग 2-3 भाषाओं पे अपना अधिकार जमाया हुआ था। संस्कृत हुई, बंगला हुई, अंग्रेजी हुई, ये सभी भाषाओं का उन्होंने घर पर ही अध्ययन किया और मजबूत
मजबूत पकड़ थी इन भाषाओं पे, हम कहना चाहेंगे कि बहुत मजबूत पकड़ थी। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ये विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। विवेकानंद और वो है ना रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम भी सुने होंगे इनके, ये इनके विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और दूसरी बात है कि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी, इन्होंने मुक्तक छंद को जन्म दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मुक्तक छंद के प्रणेता भी कहे जाते हैं। दूसरी बात, अब इनका हम और आगे चलते हैं, इनके व्यक्तिगत जीवन पर जब हम प्रकाश डालते हुए देखते जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका पारिवारिक जो जीवन था बड़ा कष्टमय निकला। इनके चाचा की, इनकी पत्नी की, इनके पिता की और हम कहेंगे इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। कोई मतलब पारिवारिक इनका जीवन बहुत कष्टमय था। अच्छा, ये हो जो इनकी बेटी, इनका नाम सरोज था, उन्होंने उसकी मतलब इतना इन्हें कष्ट हुआ इन सबके जाने का, लेकिन सरोज के जाने का विशेष कष्ट हमें तब दिखाई देता है जब हम सरोज स्मृति पढ़ते हैं। सरोज स्मृति जब हम पढ़ेंगे तो एक पिता का अपनी बेटी के लिए क्या दुख व्यक्त किया गया है, शायद ये पूरे हमारे हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा दुखद साहित्य इसमें भरा पड़ा हुआ है, वो भी निराला जी के द्वारा। ठीक है, आगे अब हम जो आगे चलते हैं, अब आते हैं कि उत्साह कविता में आखिर ऐसा क्या है। उत्साह का तात्पर्य होता है जोश से। जोश तो तुम जानते ही होगे, उत्साह भरने वाला, जोश भरने वाली ये कविता है। अब निराला जी ने सबसे ज़्यादा उत्साह कहाँ देखा, जोश किस में दिखाई दिया, तो उन्हें दिखाई दिया बादलों में। यहाँ इसीलिए उन्होंने बादलों को इस उत्साह या जोश का प्रतीक बनाया। और नवीनता लाने के लिए, हम सभी मानव जाति में नवीनता का, इस हमारे समाज में नवीनता लाने के लिए उन्होंने अपनी एक कवि होने के नाते, एक जिम्मेदार कवि होने के नाते समाज में नवीनता लाने के लिए इस बादलों का उत्साह और कविता का उत्साह, इस जोश हमारे सामने रखा इस कविता के माध्यम से। समझ रहे हो उस बात को। तो अब हम आते हैं अपने भावार्थ पर कि आखिर इस कविता में ऐसा क्या जोश था, क्या हुआ, क्या है, कैसा है। ये हम जब इसको भावार्थ देंगे या इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। सबसे पहले निराला जी की दो चीजें हमें देखनी है, दो हमें ध्यान में रखनी है कि निराला जी ने बादलों को दो तरीके से देखा है। एक देखा है कि बादल लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। समझ रहे हो, फर्स्ट उनका रूप जो उन्होंने माना है या देखा है कि बादल लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि बादलों का एक और रूप वो है जो विध्वंसक है, नष्ट करने वाला है और विप्लव वाला यानी कि विद्रोह करने वाला है, नई क्रांति और चेतना का प्रतीक। ये रूप भी इन्होंने देखा है। ये दोनों रूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आगे हम चलते हैं कि अब उन्होंने जो चैप्टर लिखा है इसकी यही विशेषता है। इस चैप्टर के उद्देश्य जो हमारा क्या है उत्साह लिखने का, तो उत्साह लिखने का यही उद्देश्य है कि बादलों के माध्यम से कभी हमारी समाज में, हम में क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। ध्यान रखिए इस बात को। इसका उद्देश्य है कि कभी अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में क्रांति और बदलाव चाहता है, इसीलिए जोश, समाज में जोश भरना चाहता है। अब तो थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि हम जो कविता पढ़ेंगे उसमें क्या होने वाला है। हम समाज में नवीन जोश और नवीन उत्साह को भरने वाले हैं बादलों के माध्यम से। और कवि की जो लेखनी है, कवि की जो कहते हैं ना कि विध्वंसक विचार हैं, जो आग उगलने वाले विचार हैं, जो समाज को नवीनता देगा, वो विचार भरे पड़े हैं। क्योंकि समाज को समय समय पर जगाने की भी जरूरत होती है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक, तो अब हम इस कविता के भावार्थ पर चलने लगेंगे। चलते हैं, कविता का भावार्थ लेते हैं। तो सबसे पहले रीड करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो कवि कहना चाहते हैं सबसे पहले, अब देखिए भावार्थ, कवि बादलों को संबोधित करता है और करते हुए कहता है कि हे बादलों, तुम इस विशाल आकाश को चारों तरफ से घेर लो। कैसा कर लो? इस विशाल आकाश को चारों तरफ से घेर लो और धारदार यानी कि बहुत जोर की बारिश कर दो, वर्षा कर दो इनके ऊपर। और आगे अब देखते हैं, ललित ललित काले घुघराले
बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छपा नूतन कविता का फिर भर दो। आगे ललित 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 इस कविता में बादलों का एक सुंदर रूप सामने आया है। बादलों का एक सुंदर रूप, एक मनमोहक रूप सामने कवि वर्णित करता है और कहता है कि बादलों की छवि बहुत सुंदर है। ललित ललित सुंदर सुंदर, ललित ललित सुंदर सुंदर है। और उनके बादलों के जो बादल हैं उनके बालों को काले और घुंघराले सघन रूप में दिखाया, जैसे काले और घुंघराले घने बाल होते हैं उन्हीं की तरह उनको कल्पना में लाया है कवि। और कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे काले और घुंघराले सघन बाल हैं। दूसरा, अब हम अपनी दृष्टि से एक और चीज को देखते हैं कि बादलों की छवि को समझाने के लिए कवि ने एक वर्ड लाया है, एक शब्द आया है, बाल कल्पना। तो यहाँ पे हम उनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे कवि ने एक बाल मन को भी बताया है कि बाल मन कैसा होता है, बादलों की तरह होता है। वो उसी तरह से समझाने का प्रयास करता है कि बाल मन कैसा होता है, चंचल और अस्थिर रूप वाला होता है। और बादलों का रूप भी देखिए, अस्थिर और चंचल रूप वाला होता है, बनते बिगड़ते रहते हैं। तो उसकी तुलना उस बालमन से भी की गई है। तो आगे ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आता है कि विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, वज्र छपा नूतन कविता का फिर भर दो बादल गरजो। आगे वो कहते हैं विद्युत छवि। अब यह कवि ने बादलों और अपनी तुलना किया। कवि, अब देखो विद्युत छवि जो वर्ड आया है इसको कवि ने दो जगह माने। एक विद्युत छवि बादलों के पास है, बिजली का चमकना, विद्युत छवि बादलों के पास है। दूसरी विद्युत छवि कवि के विचार हैं, कवि को नवीनता लाने के लिए जो विचार कौंध रहे हैं, वो वाले विचार जो समाज में नव जीवन देने वाले विचार, उसके विद्युत के समान, बिजली के समान कौंध रहे हैं। उसके हृदय में भी जो बिजली छुपी है नवीनता लाने के लिए, वो नवीनता का प्रतीक है। उसी प्रकार कवि ने भावनाओं का कठोर वज्र छुपाया हुआ है और समाज के ऊपर इसको प्रहार लाकर उसमें नवीनता, उसमें जागरण, उसमें क्रांति लाना चाहता है। इसलिए लोगों के जीवन में नवीनता लाना चाहता है और कवि की इस नवीनता से सृष्टि का नवनिर्माण होना चाहता है। नवनिर्माण होना चाहता नहीं, होगा, नवनिर्माण होगा। कवि की इस नवीनता से सृष्टि का नवनिर्माण होगा और संपूर्ण धरा में एक जोश हो जाएगा, नवजीवन भर जाएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं कि विकल उन्मन विश्व के निधा कि सकल जन। अब कवि कहता है कि चारों ओर, अब कवि ने चारों तरफ का वातावरण देखा, कैसा था, चारों तरफ का वातावरण बेचैनी भरा था, उदासीपूर्ण था। कैसा था, बेचैनी भरा और उदासीपूर्ण था। संपूर्ण संसार भयंकर गर्मी और उदासी से बेचैन था। कैसा था, संपूर्ण संसार भयंकर गर्मी और भयंकर गर्मी से बहुत आदमी परेशान हो जाता है। और उदासी तो यहाँ समाज की जो परेशानियां थी उससे भी परेशान था, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इससे परेशान था। अच्छा, अब वो आगे कहता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब क्या हुआ, इसलिए आकाश की अनंत दिशा से, उस आकाश की अनंत दिशा से आने वाले बादलों, तुम बरसकर इस तपती धरती को ठंडा कर दो और लोगों में सुख और शांति भर दो। ठीक है, तो ये हमारा शीतल कर दो और बादल गरजो, ये हमारा पूरा भावार्थ कंप्लीट होता है। ये उत्साह है कवि को नवीनता लाने का, उत्साह इसमें भरा पड़ा था। ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। तो इसको आप अपने साथ पढ़िए, फिर से पढ़िएगा, भावार्थ समझिएगा। आई होप सभी समझ में आ जाएगा। टेक केयर, बाय।